हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मेरे होंडा सिटी जो अभी मेरे पास नहीं है उसको मैंने बेच दिया करीब 2 महीने पहले। तो उसका ओनरशिप रिव्यू, जो पहले मुझे टाइम नहीं मिल पाया, बहुत सारा चीज़ चल रहा था ऑफिस का भी और बाकी चीज़, तो उसका ओनरशिप रिव्यू रह गया था। तो आपका पहला मेरा ओनरशिप का रिव्यू ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर के बाद 2023 जैन जो मेरे चैनल पे है उसको मैंने इंग्लिश में किया था। अभी इसको हिंदी में मैंने करने का सोचा है ताकि ज़्यादा लोग इसको देख सके। और जिसको भी कुछ डाउट्स है वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको एक दिन के अंदर मैं जवाब दे दूँगा। और वो थोड़ा लंबा हो गया था 30 मिनट का। इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट के अंदर रखना चाहूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप ये देख के समझ पाए इस गाड़ी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। मैंने सब लिख के रखा है ताकि ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं बोलूँ और पॉइंट पे रहो। तो आ, जब मैंने बेचा था वो 33,290 ऐसे कुछ चला हुआ था। और दिक्कत कुछ नहीं थी, बस मुझे ऑक्टाविया में अपग्रेड करना था और मैं एक 15 लाख के अंदर ढूंढ रहा था। लेकिन बैंगलोर के अगर जो भी है उनको पता होगा, यहाँ पे जो सेल करने जाएगा उसको कम प्राइस मिलेगा और जो ख़रीदने जाएगा उसको बहुत ज़्यादा प्राइस में मिलेगा। तो मुझे 15 लाख के अंदर कोई ऑक्टाविया नहीं मिल पाया और मेरे भाई ने भी उसको रखने का मतलब उसको उतना कार्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसीलिए मुझे मतलब देना पड़ा, क्योंकि नहीं तो मुझे दो दो कार मेंटेन करना मुश्किल हो जाता, स्पेशली इंश्योरेंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने नवंबर 27 को 5th जनरेशन सिटी लिया था, सिल्वर कलर। उसका मैं थोड़ा सा क्लिप्स डाल दूँगा, सर्विस का जो भी हुआ था वो भी डाल दूँगा। तो चलिए जल्दी अब प्रोस में चलते हैं। तो प्रोज में आपको सबको पता ही है 1.5 वाई वीटेक जो 25 साल के ऊपर से 25 साल से नहीं, एक पहला फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में तो अलग, थोड़ा सा अलग था, वीटेक था वो। और इसमें सेकंड जन में वीटेक नहीं था, थोड़ा सा अलग था, वो डॉल्फिन मॉडल जो आया था। थर्ड जनरेशन से सेम इंजन आ रहा है और बस 2 bhp उन्होंने बढ़ाया है 5th जन में। और उसका वेट भी है 4th जन के कंपैरिजन में 100 किलो ज़्यादा है। तो वही आई वी टेक इंजन का आपको पता ही है, परफॉर्मेंस तो है ही। और 5th जन में माइलेज भी इम्प्रूव हुआ है और 6 गियर्स भी है। वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। फिर उसका रिलायबिलिटी पे तो कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। तो फ्यूल एफिशिएंसी भी हाईवे और सिटी दोनों में उसका अच्छा है। तो फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो हमारा एक्चुअली वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम तो ड्राइवर सीट पे बैठ के चलाते हैं लेकिन पीछे भी जो लोग बैठते हैं उनका सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैंने वो होंडा सिटी लिया था उस टाइम, क्योंकि वो मेरे टॉप 3 प्रायोरिटीज़ में था। सीट्स, सबसे बेस्ट और कंफर्टेबल सीट्स, मैंने तो ZX90 लिया था 16.3 लाख में इंक्लूडिंग एक्सेसरीज। आज के दिन में तो सेम गाड़ी आपको बैंगलोर या मैसूर में 18.3 या 18.5 ऐसे मिलेगा, तो 2 लाख सीधा बढ़ गया है। और सिर्फ एडास ही एक एडिशन है। तो हम वापस पॉइंट पे आते हैं। तो सीट्स जो सबसे कंफर्टेबल है, और अभी जो मैंने ऑक्टाविया लिया है उसके कंपैरिजन में मेरे मम्मी और मुझे भी यही फील हुआ कि जो उसका कुशनिंग और सॉफ्टनेस है होंडा सिटी के सीट्स में, वो एकदम परफेक्ट है, कोई भी उसका कंप्लेंट नहीं कर सकता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कुछ लोगों को हार्ड सीट्स थोड़ा पसंद आता है, लेकिन मैंने तो उसके ऊपर एक दिन में 600 किलोमीटर तो बहुत बार चलाया है, 800 किलोमीटर एक बार चलाया है, फिर 1000 किलोमीटर भी मैंने एक बार चलाया है, वो भी 14 या 15 घंटे में। तो मुझे कोई सीट की वजह से कोई ये नहीं हुआ। तो वो सीट की बात है। और वो बीज इंटीरियर्स जो भी है वो एकदम आपको खुला खुला महसूस कराएगा, तो आपको अच्छा लगेगा। फिर माइलेज की बात आते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो माइलेज ऐसा है, आप अगर सिटी में चलाएंगे, मैं शादी से पहले तो मैसूर में रहता था, Tier 2 सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे आपको 14 से 15 आराम से मिल जाएगा। वहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा पुश करने की कोशिश की तो 13 तक आएगा, उससे नीचे नहीं आएगा। वही अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाएंगे तो 10 से 11 आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिंगल डिजिट इसका बहुत रेयर है। सिंगल डिजिट मतलब आप अगर कहीं एक ही जगह पे बहुत देर तक अटक गए तब वो सिंगल डिजिट में ड्रॉप करेगा, नहीं तो इसका सिंगल डिजिट बिल्कुल नहीं आएगा। फिर हाईवे की बात करें तो आप अगर 80 90 100 के नीचे रख के आराम से चलाते हैं तो आराम से नॉर्मल हाईवेज पे 18 to 20 निकाल सकते हैं। 18 से कम बिल्कुल नहीं, 19-20 ही मुझे हमेशा मिला है। वर्स्ट केस में आप 18 मान सकते हैं, कभी कभी बीच में रास्ता खराब है ऐसे कुछ हो जाता है तो 18।
बाकी अगर आप पुश करके चलाएंगे तो भी आपको 16-17, उससे कम नहीं, तो एकदम परफेक्ट है। और एक्सप्रेस वेज की अगर बात करें जहाँ पे कंक्रीट रोड है, वहाँ पे तो 20 के ऊपर ही आप निकल सकते हैं अगर आप 100 तक रखते हैं तो। जब आप 120 चलाना चाहते हैं तब वो वही 16-17 पे आ जाता है। बस वही बात है माइलेज की। फिर उसका और एक प्रो है जो आज के दिन में फीचर्स सब लोग चाहते हैं, तो उसमें मुझे जो यूज़फुल डे टू डे फीचर में लगा कि जो ऑटो लॉक और अनलॉक है, आपको बस चाबी आपके पॉकेट में रखना है, जाओ, हाथ आप अंदर डाल सकते हैं, डोर के हैंडल फ्रंट दोनों कोई भी, तो अनलॉक हो जाता है। अगर आप रात में है तो लाइट भी ऑन हो जाता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। वापस आप लॉक के लिए भी आप पॉकेट में चाबी रखो, गाड़ी बंद करके चलते रहो। अगर सारे डोर्स क्लोज्ड है तो आपको एक बीप सुनाई देगा, उसका मतलब ये है कि आपके वो लॉक हो गया, और वो मिरर अपने आप फोल्ड हो जाएगा, तो वो एक इंडिकेशन है। फिर होंडा कनेक्ट का ऐप, तो 2020 में जब लॉन्च हुआ था उसमें बहुत सारे बग्स थे, लेकिन अभी बहुत रिजॉल्व हो के आज के दिन में वो चलाने लायक है। और आप कहीं से भी कार को लॉक कर सकते हैं, रिमोटली बूट ओपन कर सकते हैं, एसी को चला सकते हैं सिर्फ सीवीटी में, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और भी चीज़ें उसमें देख सकते हैं, बैटरी का वोल्टेज, फिर जो ओडोमीटर और गाड़ी कहाँ पर है, जियो फेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें देख सकते हैं। टीपीएमएस का भी अभी नया है, वो शायद 2023 के फेस लिफ्ट में शायद है, मेरे उसमें नहीं था, मतलब टीपीएमएस का मैं कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ टायर डिफ्लेक्शन वार्निंग था। फिर ऑटो हेडलाइट, तो वो भी एक अच्छा यूज़फुल डे टू डे फीचर है। अगर इसमें कोई मैं छूट गया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपको जवाब दे दूँगा। फिर आप अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है अपना वो स्टीयरिंग फीडबैक। तो स्टीयरिंग फीडबैक इसका बहुत ही प्रिसाइस है, आप जितना घुमाएंगे उतना ही जाएगा और आपको बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। और बीच में जो डेड सेंटर होता है ना, इसमें बहुत कम है। एक्चुअली ऑक्टाविया में डेड सेंटर थोड़ा ज़्यादा है, इसमें बहुत ही कम है, तो आपको प्रिसाइज मूवमेंट मिलेगा। हाई स्पीड पे भी आप 120 में, मैंने तो हाईएस्ट 170 चलाया हुआ है। वो एक ही बार देने से पहले चलाया था, उसके पहले तो सिर्फ 150 के अंदर ही मैं रखता था, और 150 तक तो आप आराम से इसको चला सकते हैं। 155 ऐसे उसके ऊपर जाएंगे तो आपको वो थोड़ा फील होगा। फिर स्टेबिलिटी, हाँ स्टेबिलिटी भी वही है। देखिए स्टेबिलिटी, मैं एक्सप्रेस वेज की बात कर रहा था जो 150, आप नॉर्मल हाईवे पे से तो सिर्फ आप 120 ऐसे 130, उसके ऊपर जाएंगे तो इतना अच्छा, मतलब वो पूरा कॉन्फिडेंस जो जर्मन कार्स में मिलता है वो नहीं मिल पाएगा, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप तो 100 स्पीड लिमिट 120 तक की कार्स को चलाना चाहिए, तो बस यही आपको बताना था। फिर ग्राउंड क्लियरेंस जो सब नेगेटिव बोलते हैं, इस सिडान में पॉजिटिव है, और नंबर्स के हिसाब से आपको सिर्फ 165 दिखाई देगा, लेकिन कंपेयर टू 4 जन भी आप बहुत सारे रिव्यूज़ देखेंगे। मेरे दोस्त के पास 4 जन है, और मैंने खुद अलग अलग गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, इस जो भी मतलब बहुत सारे गंदे रास्ते जो रास्ते नहीं है वहाँ पे मैंने चलाया, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स। बैंगलोर में आपको डाउट है तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास आइए, मैं दिखा दूंगा आपको कितना बड़ा स्पीड ब्रेकर, जहाँ पे 190-200 mm भी अगर उन्होंने धीरे नहीं किया तो वो लगता है। उस स्पीड ब्रेकर्स में भी मैं सीधा ही लेके जाता हूँ, लेकिन 10 किलोमीटर के अंदर कर देता हूँ, 4 लोग बैठे हो या कुछ भी हो, लगता नहीं है। एक कुछ टाइम्स लगा था, एक 3 या 4 बार पूरे 33,000 या 33,000 3.5 ईयर्स में लगा था। वो भी थोड़ा सा एक दो बार मेरी गलती थी, मैंने थोड़ा सा जल्दी किया। दूसरी बार वो तो बहुत ही डीप था, वहाँ पे तो कुछ कोई भी गाड़ी लग सकता था, तो इसीलिए वहाँ पे लगा। बाकी आप अगर फ्रंट बम्पर वही थोड़ा सा लो पोजीशन, उसको बचा के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी तो आपके पास लाविया और वर्टिस ऑप्शन है जो थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन उनका व्हील बेस भी थोड़ा, व्हील बेस वरना कभी सब 15 बड़ा है, वो आपको देखना पड़ेगा। आप खुद चला के देखिए, आपको पता चलेगा। सबके पास इतना मतलब पेशेंस नहीं है, तो स्लो करके चला सकते हैं, लेकिन आपको स्लो करना है, नहीं तो आपको स्पाइनल कॉर्ड में फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है, स्पॉन्डिलिटीज ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो जितना हो सकता है आप स्लो चलाइए। और जैसे किया सेल्टोस या क्रेटा जब है, जो भी है, उसमें क्या है कि आप 190, देखिए ग्राउंड क्लियरेंस के एडवांटेज आपके पास तभी है जब आप 200 mm के ऊपर की गाड़ी लेते हैं। जैसे अभी हैरियर हो गया आपका, फिर फॉर्चुनर तो वो अलग लीग में आ गया, लेकिन होंडा एलिवेट है, फिर अपना स्कॉर्पियो है, तो ये जो 200 के ऊपर है ना, ये आपको अच्छे से एडवांटेज देगा। बाकी जो लगने वाला मैंने बता दिया आपको। अगर मतलब आप धीरे कर नहीं सकते, मतलब 10-15 या फिर 10 से कम भी करना पड़ेगा, अब तब आपको दूसरा गाड़ी सोचना चाहिए। अगले पॉइंट है एसी का परफॉर्मेंस। एसी का परफॉर्मेंस तो बहुत ही बढ़िया है, कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, और मैंने कभी कुछ चेंज ऐसे गैस का फिलिंग या कुछ भी नहीं कराया था, एकदम बढ़िया कूलिंग है।
आप अगर बाहर से आएंगे तो बस वही आपको थोड़ा सा विंडो रोल डाउन करना है 1 मिनट तक, फिर एसी चलाओ 2-3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में पूरा ठंडा कर देगा। फिर सेफ्टी, सेफ्टी देखिए बिल्ड क्वालिटी मैटर करता है, लेकिन जो मेनली आपका पिलर्स पे डिपेंड करता है। और इसका मैंने एक बार एक्सीडेंट देखा था, कुछ दिल्ली या कहीं पे हुआ था, तो लॉरी को टकराने के बाद भी इसमें सब लोग सेफली बच गए थे। और एसी नन कैप में इसको 5 स्टार मिला है। अभी जो आ रहा है उसमें देखिए इसी में फोर एयरबैग्स बी वेरिएंट में आता था, अभी एस वी एक और वेरिएंट है और उसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, तो आपको सेफ्टी की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जर्मन जितना शायद सेफ़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एस पी ट्रैक्शन कंट्रोल एडास भी अभी आ गए, तो सेफ्टी की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर लास्ट है ऑल 5 अलॉय व्हील्स। तो 500 के 500 अलॉय व्हील्स मिलते थे, सेम साइज़ के टायर मिलते थे 2020 में, शायद 21 में भी था, 22 का मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, लेकिन 23 में जो फेसलिफ्ट आया है उसमें आपको एक स्टील रिम मिलेगा, उसमें 500 अलॉय व्हील नहीं मिलेगा, 2 लाख ज़्यादा देने के बाद भी। तो वही वो एक मैं एडवांटेज में गिनना चाहूँगा। अभी आते हैं कॉन्स पे। वो सबसे पहला कॉन जो मुझे लगा है वो मिड रेंज का पंच, वो तो टर्बो नहीं है इसीलिए वो नेचुरली एस्पिरेटेड में ऑलमोस्ट आपको सब में फील होगा। और ये देखिए उसका एक थोड़ा सा एडवांटेज भी है, मतलब उन्होंने ये एडवांटेज की वजह से यहाँ पे डिसएडवांटेज हो, जो गियरिंग उन्होंने टॉल किया है ना, तो आप चाहिए तो थर्ड गियर में पूरा आप 10 के पास लेके जाइए और सीधा 160 तक खींचेगा। वैसे ही एक एक गियर में जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, और ये फर्स्ट गियर में 0 to 60, सेकेंड गियर में 110 तक, थर्ड गियर में 160 तक, और कोई गाड़ी नहीं जाता है। तो बस उस टॉल गियरिंग की वजह से और गियर रेशियोज़ की वजह से आपको फिफ्थ और सिक्स गियर जो 2 लेन हाईवेज होते हैं वहाँ पे आपको ओवरटेकिंग के टाइम पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बस वही नेगेटिव है। और इस इंजन में तो और कोई प्रॉब्लम, वो भी अभी आपको इसीलिए महसूस होगा क्योंकि और पावरफुल इंजन्स आ गए हैं, इसीलिए वो आपको ऐसे महसूस होगा। बाकी उसके ऊपर तो आई टेक है ही, तो आप डाउन शिफ्ट करके उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा कौन है, दूसरा कौन है रैटलिंग नॉइस। मेरे कार में तो पहले 2-3 तीसरे साल जब मैंने पेड सर्विस करने गया था उसके बाद ही वो रैटलिंग नॉइस आया है, उसके पहले मेरे कार में नहीं है। लेकिन बहुत सारे ओनर्स ने ऑलमोस्ट 50% ऐसे बोल सकते हैं कि 2020 में जो मैन्युफैक्चर हुआ था रैटलिंग नॉइस फेस किया है, तो वो एक नेगेटिव उस टाइम पे था, आज के दिन में वो नहीं है। लेकिन वही अभी जो भी नए कार्स आ रहे हैं ना उसमें सब प्लास्टिक की क्वालिटी नीचे जा रही है, उनको कॉस्ट कटिंग करना है, तो को बहुत सारे गाड़ियों में वो मिलेगा। फिर चलते हैं टायर साइज़। टायर साइज़ देखिए मेरा 185/16 और 185/55 R16 था, तो ये 185 से 195 भी अगर देंगे ना, 195/55 वो एकदम बढ़िया रहेगा। इसमें थोड़ा सा मेरा एक टायर फट गया था, वो तो एक्चुअली मेरी गलती थी क्योंकि मैं वो पंक्चर होने के बाद वो निकल नहीं रहा था, तो मुझे चलाना पड़ा, वो रिमोट एरिया में हम फंस गए थे। लेकिन वही वो जो है वो पिंच होता है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा जो साइड वाला है वो बड़ा होगा तो एडवांटेज मिलेगा, इसीलिए एटलीस्ट 195/55। और वो एक सेफ अपग्रेड भी है। मैंने 195/55 सेक्शन टायर रखा, नया एक लिया भी था, अनफॉर्चुनेटली गाड़ी वही बेचने का प्लान नहीं था, लेकिन बेचना पड़ा, इसीलिए वो जो भी नया ओनर है और आप भी अगर टायर चेंज कर रहे हैं, देखिए वो टायर में वैसे दिक्कत तो है नहीं, लेकिन आपको जब चेंज कराएंगे वही 30-40 हज़ार के बाद, या फिर आप अच्छे से चला सकते थे उसके ऊपर, आप 195/55 सेक्शन टायर लगाइए R16 वाला, वो एकदम परफेक्ट रहेगा। माइलेज भी उतना ड्रॉप नहीं होगा, वो एक रेंज है कुछ परसेंट, वो वाला अपग्रेड है, तो वो आप कर सकते हैं। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं प्राइस। देखिए प्राइस 2020 में 4th Gen आपको 11-12 लाख में, मतलब ऑन रोड में मैसूर की बात कर रहा हूँ, मैसूर बेंगलोर की बात कर रहा हूँ, आप नॉर्थ में तो आपको बहुत कम प्राइस उसमें उससे कम में मिल जाती थी, 4th Gen मिल रहा था। लेकिन मैंने 5th Gen वही उसके एडवांटेजेस और लेटेस्ट एनहांसमेंट की वजह से उसको 5th Gen मैंने लिया था। आज के दिन में आपको 18 वही ZX70 आपको 18 तक देना पड़ता है। अगर आप 18 और 18.5 देंगे तो मेरे हिसाब से उतना वर्थ नहीं है, तो आप अगर 18-19 तक जा सकते हैं तो जो टर्बो इंजन्स है, या वर्ना का हो, स्लाविया का हो, या वर्टिस का, वो आप मैनुअल में ले सकते हैं, या फिर CVT उसका ऑटोमेटिक जो DCT, DCT आता है तीनों में, ऑटोमेटिक में तो DCT आता है, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। या फिर आप मैनुअल, उसमें मैनुअल लेंगे तो बहुत ही मज़ा, 1.5 टर्बो का बहुत ही मज़ेदार इंजन है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। ये आज के दिन में भी मैं बोलूँगा 15-16 तक आपका बजट है तो ये एकदम परफेक्ट है। जो जिनको उतना परफॉर्मेंस नहीं चाहिए वो, और अगर आप
8 से 10 साल तक रखना चाहेंगे तो आप टॉप एंड में जा सकते हैं, तो आपकी चॉइस बिल्कुल गलत नहीं होगी। बस ये अब कॉन्स हो गया। अब कुछ इम्प्रूवमेंट्स की बात करते हैं। तो हेडलाइट, पहले रिव्यू में भी मैंने बताया था, हेडलाइट का ऐसा है कि आपको जब तक सामने वाला मतलब तेज़ हेडलाइट से नहीं आ रहा है तब तक आपको सब कुछ ठीक से दिखाई देता है। लेकिन जो टू लेन हाईवेज में जा रहे हैं तब आपको थोड़ा सा आपका हेडलाइट कम फील होता है। पता नहीं आज के दिन में इतने पावरफुल दूसरों का आ गया इस वजह से हो रहा है या पता नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा और इंटेंसिटी देखिए उसमें ये आता है क्या ना, प्रोजेक्टर तो आता है लेकिन उसके बाद भी उसका फोकस और बेहतर हो सकता था, तो ये इम्प्रूवमेंट का पहला पॉइंट है। दूसरा है रेयर आर्मरेस्ट, जो रेयर सीट में है वो एलिवेट में, अगर आपने देखा, मैंने तो टेस्ट उसका भी लिया था, वो आप देख सकते हैं उसमें ठीक से ऐसे फिट होता है, वो एक स्क्रू से फिट हो जाएगा। उसको उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है नीचे, मतलब सीट के ऊपर वो जाके टकराता है, वो एक बेहतर कर सकते हैं। फिर होंडा कनेक्ट का ऐप 3 साल में उन्होंने इम्प्रूवमेंट तो किया है, फिर भी कभी कभी उसमें डेटा थोड़ा सा लेट होता है सिंक होने में, तो वो चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर सस्पेंशन, जो सॉफ्ट सस्पेंशन है वो ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको बेस्ट फील कराएगा, लेकिन हाई स्पीड्स में आपको वो थोड़ा सा बाउंसी फील होगा। वो आपने बहुत सारे रिव्यूज़ में भी देखा होगा, तो वो एक चीज़ है इम्प्रूव। थोड़ा सा चैसी उन्होंने स्टिफ किया, सस्पेंशन को सॉफ्ट किया, उसको और थोड़ा सा ट्यून करेंगे तो एक परफेक्ट बैलेंस मिल जाएगा। फिर वेंटिलेटेड सीट्स स्पेशली लेदर सीट्स में आपके जो गर्मी है उसमें आपको कम आएगा। उसका मैंने एक बार आर्टिकल देखा था कि एलिवेट में कुछ एक्सेसरीज में वो दे रहे थे, आप देख सकते हैं। उसको बाहर से कोई फिट कराएंगे तो उसका वारंटी ऐसा कुछ वाइड नहीं होगा, क्योंकि आप बाहर से लगा रहे हैं ना, बस एयरबैग्स का आपको ध्यान रखना है, तो वो हाँ। तो सर्विस कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं। सर्विस कॉस्ट देखिए, आपके पास 3 ऑप्शन है इसमें, और फोर्थ जेन के ऊपर एक बड़ा एडवांटेज ये है कि फोर्थ जेन साल में 2 बार सर्विस करानी पड़ती थी, मतलब ऑयल चेंज 6 महीने में एक बार कंपलसरी करना पड़ता था। इसमें 1 साल, क्योंकि इसमें टर्बो नहीं है, आप 1 साल से 1 महीना या कुछ थोड़ा सा करेंगे या फिर 10,000 के भी थोड़ा ऊपर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और फुली सिंथेटिक ऑयल जो मैं डलवाता हूँ उसमें आपको नॉर्मल सर्विस जो भी पेड सर्विस है उसमें 6,000 के अंदर आ जाएगा। मैं उसका बिल दिखा दूंगा आपको। उसमें क्या है कि थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा कुछ मैंने कराया है। अगर नॉर्मल कराएंगे तो बस वही है, ब्रेक पैड का भी चेंज नहीं हुआ था, एयर फिल्टर भी चेंज नहीं हुआ था। वो आप इस बार आने वाला था, लेकिन जो मैंने देने वाला था ना, तो मैंने सर्विस नहीं कराया, वो लोग करा के ओनर को देंगे या करेंगे वो जो पता है। बस वही 6,000 के अंदर आएगा आराम से आपको सर्विस कॉस्ट। 4,800-700 अगर आप मिनरल ऑयल, सेमी सिंथेटिक 5,200 से कुछ आएगा, बस वही। हाँ, तो ब्रेकिंग का रह गया था। तो ब्रेकिंग का इसमें ऐसा है कि बाइट पॉइंट कुछ लोगों को लेट फील होगा, वो स्मूथनेस के लिए रखा है, लेकिन इसका ABS और EBD बहुत अच्छे से काम करता है। और आप नोटिस करना, अगर आप हायर RPMs पे है तो उसका बाइट पॉइंट जल्दी आ जाता है। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है।